नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। आज का दिन है बड़े राजनीतिक उतरते चढ़ते पारे का। आज ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं, मगर ध्यान से सुनिए, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सुनाई देंगी। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मोरालिटी एक नई राजनीति का सपना दिखाया था। उस चीफ मिनिस्टर को शीश महल खाली करना होगा, ये जनता ने ताकीद की। ये वो कयामत का दिन है जब जनता बोल उठी है कि जिनके घर ईमानदारी के कांच से बने हों, वो पर्दे लगाकर कमियां छुपा नहीं पाएंगे। चुनावों में जीत हार होती रहती है। बीजेपी खेमे में जश्न है। भगवान राम का वनवास 14 साल का था। राम के नाम की राजनीति करने वाली बीजेपी की दिल्ली में वनवास की मियाद 27 साल बाद खत्म हुई है। आम आदमी पार्टी गमगीन है। 10 साल में खड़ा किया गया अभेद लगने वाला किला ध्वस्त हो गया है। कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। हार का दर्द है, मगर एक सुकून है कि भले वो हार गई, मगर 2013 से जिसने उसे जख्म पे जख्म दिए, उसे कम से कम कुछ घाव तो दे दिए। लेकिन ये सब माइक्रो एलिमेंट्स हैं। दिल्ली विधानसभा के नतीजे अलग लेवल के इशारे करते हैं। उनमें एक सियासी गहराई है। आज वो दिन है जब इस लोकतंत्र में वोट देने वाले लोगों की मायूसी सामने एक बार फिर आई है। 2013, 15, 2020 के चुनावों ने कहा था कि आप और केजरीवाल पार्टी और नेता नहीं, आइडिया थे। जनता का रोमांटिसिज्म था। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पढ़ा लिखा नेता, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का पूर्व अफसर, IIT का स्टूडेंट, गुड गवर्नेंस। नतीजा क्या कहते हैं कि जनता की नज़र में एक बार फिर एक पॉलिटिकली प्रॉमिसिंग आइडिया की मौत हो चुकी है। जनता सोच रही होगी कि तो इस तलाश का अंजाम भी वही निकला, मैं देवता जिसे समझा था आदमी निकला। कैसे बिखरी केजरीवाल की झाड़ू, कैसे साफ हो गया दिल्ली में आपका वोटर्स में साम्राज्य। आइए देखते हैं। आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। बुजुर्गों का कहना है कि बड़े बोल बोलने से पहले परहेज करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हरा दिया। दिल्ली विधानसभा का 2025 का चुनाव के रिजल्ट का आकलन करें तो साफ है कि एक अरविंद केजरीवाल पर रेफरेंडम आया है। पार्टी हारी, सरकार गई, केजरीवाल खुद हार गए, और तो और सेनापति नंबर 1 मनीष सिसोदिया हार गए, मंत्री हार गए। सबसे पहले नतीजे क्या हैं, ये देख लेते हैं। त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल कॉन्टेस्ट था, जिसमें 2 सशक्त दल थे, आप और बीजेपी, और एक खोई विरासत ढूंढती कांग्रेस पार्टी। दिल्ली की 10 साल से सत्ता में काबिज आप हार गई है। ये देखिए, आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी आगे बढ़ गई है। कांग्रेस फिलहाल मेंटेन कर रही है स्टेटस, 0 की 0 है। अब अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाते तो कम से कम यह कह सकते थे कि सरकार से जनता नाराज थी, मगर केजरीवाल से नहीं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास दिल्ली में बड़ा चेहरा तक नहीं था। उसकी जीत बताती है कि केजरीवाल को दिल्ली के वोटर ने रिजेक्ट किया है, केजरीवाल समेत। नरेंद्र मोदी का दिया आपदा का नारा जो था, वो चिपक गया बढ़िया से। क्या मायने हैं इस जीत और हार के? पहला, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में बिना बैकग्राउंड के एक आंदोलन से लेटरल एंट्री मारी थी पॉलिटिक्स में। दिल्ली जो है वो देश का माइक्रोकॉस्म है, एक मिनी भारत। यहां ज्यादातर निवासी भारत बाहर से आकर के बसे हुए हैं, रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, या फिर कैरियर के लिए। ऐसे वोट के 2 की ट्रेट होते हैं, यानी विशेषताएं। एक, उनका वोट ट्रांजैक्शनल होता है। वो मोलभाव करते हैं, उनको क्या मिला, उनको क्या मिलेगा, उनके जीवन में सरकार ने क्या बेहतरी की, ये फैक्टर होता है। शहर में हालात क्या हैं, गली कैसी है, नाली कैसी है, नल का पानी कैसा है, नल है कि नहीं। दूसरा, वो इमोशनल इश्यूज और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होती है, यानी जाति धर्म की लाइन बाकी राज्यों के वोटर्स की तरह से वो उस पर नहीं चलते हैं। इसी कारण से दिल्ली में एक डाइकोटमी पैदा हो गई थी इन वोटर्स के कारण, यानी विरोधाभास। अगर आप 2014 का चुनाव देखें लोकसभा का,
तो बीजेपी 7 सीटें ले गई, बाकी सब साफ हो गए। 2015 आया, सिर्फ 1 साल का फर्क होता है, उससे भी कम का विधानसभा का चुनाव आया, आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीत गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, 4 साल बाद लोकसभा में बीजेपी ने फिर 7 की 7 सीट जीत ली। 2020 आया, 1 साल से भी कम, विधानसभा में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत गई। देखा यह गया कि दिल्ली में एक 20 से 25% का एक फ्लोटिंग वोट बैंक है। वो लोकसभा में बीजेपी के साथ जाता था और जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ वो फ्लोट करके विधानसभा में केजरीवाल के साथ चला जाता है। लेकिन इस बार मामला पलट गया, यानी जो फ्लोटिंग सिस्टम था वो खत्म हो गया। 2024 में लोकसभा में बीजेपी की 7 सीटें आई, 2025 विधानसभा में बीजेपी 45+ पे आ गई। यानी जो फ्लोटिंग वोट था वो इस विधानसभा में बीजेपी से आप की तरफ शिफ्ट ही नहीं हुआ। इनमें सबसे भारी, सबसे दमदार सेगमेंट है मिडिल क्लास। केजरीवाल की हार का और बीजेपी की जीत का श्रेय सबसे ज्यादा इस वर्ग को, क्योंकि डोमिनेंट ही नहीं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इस वर्ग को जाएगा। दिल्ली की जो मिडिल क्लास जो है वो जाति धर्म से ऊपर है, यानी है उनका जाति फैक्टर, लेकिन कई उससे उठती है। ये सबसे एस्पिरेशनल है, सबसे निर्णायक है। वो भ्रष्टाचार, गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या बेहतरी, इन सब के प्रति सजग वोटर है। अब मिडिल क्लास ने जो है उसने गेम पलट दिया, यानी तख्ता पलट दिया। दिल्ली का अगर कुल वोट देखें तो 68% के करीब जो है वो मिडिल क्लास का वोटर है। 60 से 65 सीटों में इसका दबदबा है, यानी सोचिए इतनी भारी 70 में से 60 सीटों में मिडिल क्लास जो है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। अगर कम करें तो थोड़ा सा बेशक कम में आ जाएंगे आप, लेकिन 55 से 60 सीटों का आप अमूमन मान सकते हैं कि उनका काफी क्रिटिकल वोट होता है। दिल्ली में केजरीवाल ने अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली। लो इनकम ग्रुप में फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा लुभाने का काम करते रहे, मगर मिडिल क्लास टैक्स देता है, मिडिल क्लास कॉन्शियस है। इस वर्ग में सवाल उठ खड़े हुए कि हमें क्या मिला। खराब सड़क, मैला पानी, लड़खड़ाता इंफ्रास्ट्रक्चर। केजरीवाल जो हैं, अरविंद केजरीवाल, वो पहले शिकायत करते थे कि जब भी कोई सवाल पूछे जाते थे कि फला काम क्यों नहीं हुआ, गवर्नेंस क्यों गड़बड़, तो वो कहते थे कि एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, और केंद्र सरकार उनको बड़े काम करने ही नहीं देते। और दूसरे लेवल पे बीजेपी की गिरफ्त में जो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो सड़क, पानी, नाली का काम नहीं करने देते। तो यानी 2 लेवल पे अगर काम नहीं होता था तो उनके पास 2 फिगर्स थे अटैक करने के लिए। मगर 2020 में आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी जीत गई और जीत से उनको नुकसान होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब काम नहीं होता था सड़क, पानी, बिजली, नलके का, तो एमसीडी तो उनके पास थी। उससे क्या हुआ कि उनका जो एक बहाना था वो ध्वस्त हो गया, वो गिर गया। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भी शराब घोटाले के। केजरीवाल, अरविंद, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनको मिलाकर के 17 नेता अलग अलग मामलों में जेल चले गए। ये बात मिडिल क्लास ने नोट करी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि केंद्र काम करने नहीं देता। जब ये बहुत साल तक रिपीट करते रहे अरविंद केजरीवाल, तो लगता यह है कि इस बार मिडिल क्लास ने यह सोचा कि जब ये नेता बार बार कहता है कि केंद्र मुझे काम नहीं करने दे रहा, तो इस बार क्यों ना ऐसा हो कि दिल्ली की सत्ता बीजेपी को सौंप दी जाए। उससे ये शिकायत दूर हो जाएगी कि दिल्ली को सरकार विकास करना चाहती है मगर केंद्र सरकार काम नहीं देती है। उसके बीच में क्या हुआ कि एक बड़ा वर्ग दिल्ली का सरकारी एम्प्लॉइज का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। उसमें घोषणा हो गई 8th पे कमीशन की, जिससे उम्मीद बढ़ी इस वर्ग में कि उनकी सैलरीज में इजाफा होने वाला है। उसके बाद आने कुछ ही दिनों पहले जब बजट प्रेजेंट हुआ, यूनियन बजट, तो एक बड़ी रेवड़ी दे दी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने। वो ये थी कि टैक्स में रिबेट कर दी गई, 12 लाख तक टैक्स नहीं होगा। वो एक बड़े वर्ग के लिए एक इंसेंटिव की तरह काम करता है। अगर इनफोकस का जो एडिशन 6 फरवरी को हमने पोस्ट किया था, अगर आप देखें उसे, उसकी लिंक हम डाल देंगे। हमने उसमें बताया था कि बीजेपी अगर इस मिडिल क्लास वोट बैंक को ले उड़ती है
तो अरविंद केजरीवाल के लिए यह टक्कर जो है वो मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम का लिंक है, देख लीजिएगा। अब यह दिखाता है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में क्लास डिवाइड जो है वो ज्यादा काम किया और उसने कास्ट डिवाइड जैसे फैक्टर को आगे चलने नहीं दिया। ये क्लास फैक्टर ज्यादा बन गया, मिडिल क्लास वर्सेस द पुअर, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर, उसमें केजरीवाल को नुकसान हुआ। हालांकि एक बड़ा वर्ग जो अभी भी जे क्लस्टर्स में, स्लम्स में जो गरीब लोग हैं, उस वर्ग में अरविंद केजरीवाल की पैठ अभी भी अच्छी है, इसीलिए उनका जो वोट शेयर का आंकड़ा है वो बीजेपी से बहुत ज्यादा कम नहीं है। यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल का वोट पे होल्ड अभी भी है, एक बड़े सेगमेंट के लोग उन्हें अभी भी वोट दे रहे हैं, मगर जो बदलाव आया है वो क्लास फैक्टर के कारण आया है। मिडिल क्लास जो एक डोमिनेंट फोर्स है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ चल गया है। जबकि एक इशारा और यह भी है कि महिला वोटर जो इंसेंटिवाइज हुई है अरविंद केजरीवाल की स्कीम से, वो महिला वोटर का एक साइजेबल सेक्शन का वोट जो है वो अभी भी अरविंद केजरीवाल को मिला है। दूसरी तरफ यह भी है कि कास्ट और रीजनल जो वोट बैंक्स हैं वो भी क्लास लाइन पे शिफ्ट हुए हैं। यानी मैं क्यों कहता हूं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, यह सच्चाई है। उन्होंने 70 में से 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए, उम्मीदवार बदल दिए। अब दिल्ली में कुछ दबंग वर्ग हैं, दमदार जातियां और क्षेत्र हैं। इसमें पूर्वांचली हैं जो 25 सीटों पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, पंजाबी बनिए हैं वो 34 सीटों में, दलित हैं 30-35 सीटों में, मुस्लिम हैं 10 के करीब सीटों पे। हुआ ये कि पंजाबी और बनिया वोट जो है, इस वर्ग का वोट जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में वेरी करता है। वो 13 से 57% तक रेंज करता है, किसी में 13 है, किसी में बीच में है, किसी में 57 है। ये 34 सीटों पर निर्णायक है और इस वर्ग की दबदबे वाली जो सीटें थीं उनमें से 10 सीट आम आदमी पार्टी पिछली बार के मुकाबले हार गई और 11 सीटें इस वर्ग की जो डोमिनेंट थीं उसमें बीजेपी जीत गई। यानी ये वर्ग जो यही पंजाबी बनिया वोटर जो पहले लोकसभा से बीजेपी के साथ जाता था और विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ, इसने फ्लोट नहीं किया, बीजेपी के साथ लोकसभा में थे, इस बार भी रहे। एक फैक्टर इस रिटेंशन का इन तमाम वर्गों के साधने के लिए आरएसएस भी जुटी। खबर यह है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने कुल 50,000 ड्राइंग रूम बैठक की वोट जुटाने के लिए, और इसकी 20 से 25 सीटें जो है उसमें फोकस था कि बीजेपी को जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्लिनिकल तरीके से पॉलिटिकली गिराया, उनकी हर गलती को जबरदस्त तरीके से एम्पलीफाई किया, राजनीतिक विरोध किया, कामकाज में अड़चन पैदा की, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारी एजेंसी लगाई गई। आम आदमी पार्टी एक आइडिया से उठी थी, उसे गिरा दिया। नतीजा अन्ना हजारे आंदोलन से हासिल किया कट्टर ईमानदार वाला अरविंद केजरीवाल का हेलो, वो जो देवताओं के पीछे ज्योतिपुंज होता है, वो खत्म हो गया। बीजेपी ने सिद्ध किया कि उनका फोकस अरविंद केजरीवाल का वो गवर्नेंस पे नहीं है। केजरीवाल एक समय सफल हुए थे 2015 में विक्टिम मोड को ऑन करके, वो विक्टिम बन जाते थे, बाकी वोट जुटाने के लिए फ्रीबीज थे। मगर वो पिछले 10 सालों में लगातार एक बात पाई गई, विक्टिम कार्ड था, फ्रीबीज थी, मगर गवर्नेंस में हल्के पड़ रहे थे। हवा मैली, यमुना प्रदूषित, विक्टिम मोड दिखा दिया। यमुना की बात हुई, जब उन्होंने कहा गया कि यमुना प्रदूषित है, काफ़ी हल्ला हुआ, तब उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर घोल दिया होगा। वायदे भारी किए थे, गाड़ी बड़ी नहीं लूंगा, मेरा घर छोटा होगा, मॉरल पोजीशनिंग की थी, यमुना का पानी लोग इतना साफ कर देंगे कि पी सकेंगे, दिल्ली झीलों का शहर होगा। ये वायदों की डेडलाइन भी शिफ्ट करते रहे। अंत में वायदे पूरे नहीं हुए तो किसी और को ब्लेम कर दिया। जब मन किया कांग्रेस के साथ गए, जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया कांग्रेस की तारीफ की, बीजेपी की बुराई करी, या फिर कांग्रेस की बुराई करने में लग गए। बीजेपी ने कैंपेन को फोकस कर दिया, प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली, कैंपेन को ज्यादा नेगेटिव नहीं होने दिया। यह आश्वासन दिया कि केजरीवाल की वेलफेयर स्कीम्स रुकेगी नहीं, चालू रहेंगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है। उसने देश भर से नेता अलग अलग वर्ग को रिझाने के लिए दिल्ली में झोंक दिए।
हिंदू पोलराइजेशन को झोले में बंद रखा, फोकस रखा केजरीवाल पर, क्योंकि वो जानती थी कि केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के पावर सोर्स हैं। नतीजा 50 के करीब सीटें और 45% के करीब का वोट शेयर। ये याद रखिए कि ये जो इस बार रिजल्ट आया है, ये बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस जो हुई थी हाल के सालों में 1993 में 43% से भी ज्यादा है। यानी बीजेपी उस पोजीशन से भी आगे बढ़ गई। एक पॉइंट जो मैं पहले बोलना भूल गया वो है केजरीवाल का शीश महल। शराब घोटाला और शीश महल, ये दो एक बड़े कारण बने अरविंद केजरीवाल के लॉस के। आलीशान मकान, उसमें लगा साजो सामान, वो कई फुट लंबे टीवी, ऑटोमेटेड पर्दे, ये सब आम आदमी को खटक गए। सरप्राइजिंगली कांग्रेस पार्टी में हार का मातम नहीं है। पार्टी जानती थी कि जीरो आएगा और फेल होंगे, मगर कांग्रेस ने एक रिवाइवल प्लान किया। चुनावों से कुछ समय पहले कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई। कांग्रेस ने इस बार अगर रिजल्ट देखें तो वोट काट करके बीजेपी की मदद कर दी एक तरह से। अगर आपको याद हो तो 2013 में बीजेपी को बाहर रखने के लिए दिल पे पत्थर रख के कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का सरकार बनाने में समर्थन किया था, बी टीम बनी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार यह तय किया कि हम रेस में नहीं हैं मगर खेल करेंगे। अब खबर हमारे सूत्रों से भी मिली है कि रणनीति बना करके कांग्रेस पार्टी ने 20 सीट पर जमकर काम किया। शीला दीक्षित को जो हराने का जो जख्म था उसका बदला भी लेना था कांग्रेस पार्टी को। अब आम आदमी पार्टी 40 सीट हारी है करीब करीब, बीजेपी को 40 सीट की बढ़त मिली है। एक समय पे कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के कारण दूसरे पे सॉफ्ट हो जाती थी। अब यहां देखिए कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज हार गए हैं। अब एक एक करके कुछ बड़े नाम गिन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल हार गए, कन्वीनर। मनीष सिसोदिया बड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे एक समय पे, वो हार गए। सत्येंद्र जैन हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, अवध ओझा जो अभी नए नए पॉलिटिक्स में आए थे वो हार गए, राखी बिरला जो एक टाइम में सिंबल थी आम आदमी पॉलिटिक्स की, मामूली परिवार से वो आई थी अचानक पॉलिटिक्स में और उनको अरविंद केजरीवाल लाए थे, वो भी हार गई। मगर अब आपको एक और लिस्ट दिखाता हूं कि किस तरह से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गजों का खेल बिगाड़ दिया। यहां अगर कांग्रेस वोट नहीं लेती या गठबंधन होता और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, तो मामला कुछ और होता। ये ग्राफिक्स बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इसका टाइटल कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की हार, कांग्रेस का हाथ। तो पहली सीट लीजिए, नई दिल्ली की सीट। हारा कौन? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के। जीता कौन? परेश वर्मा बीजेपी के। कितना मार्जिन था से जीते परेश वर्मा? उनका मार्जिन है 4049, यानी 4000 के करीब वोट। और कांग्रेस ने यहाँ पे संदीप दीक्षित थे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी का और शीला दीक्षित के पुत्र, उन्होंने वोट लिए हैं 4500। तो 4500 का कांग्रेस ने वोट लिए और 3000 के मार्जिन से हार गए। इसका मतलब अगर कांग्रेस प्लेयर नहीं होती, यहाँ पे 4000 वोट नहीं ले जाती, तो अरविंद केजरीवाल का भविष्य दूसरा होता। दूसरी सीट आई है जंगपुरा। ये भी बड़ी सीट थी, प्रोमिनेंट सीट थी। यहाँ मनीष सिसोदिया लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता। कौन जीता? तरविंदर मारवा जीते बीजेपी के। कांग्रेस ने वोट कितने लिए? 7300 के करीब। और हारे कितने वोट से मनीष सिसोदिया? 650 वोट से, थोड़ा सा ज्यादा से। अगली सीट ग्रेटर कैलाश। ये सीट कट्टर सीट मानी जाती है आम आदमी पार्टी की। चुनाव से पहले सब कह रहे थे कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के जीते ही जीते, लेकिन जीती कौन? बीजेपी की शिखा राय। और कितने मार्जिन से जीती? 3100 कुछ वोट से जीती हैं। कांग्रेस ने वोट लिए हैं 6700। अगर कांग्रेस ये वोट नहीं लेती तो सौरभ भारद्वाज जीत जाते। मालवीय नगर की सीट, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के हार गए। सतीश उपाध्याय बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष एक समय पे होते थे दिल्ली प्रदेश के, वो जीत गए हैं। 2000 के मार्जिन से जीते हैं। कांग्रेस 6700 के करीब वोट ले गई। संगम विहार, वहां पे चंदन चौधरी बीजेपी के जीते, दिनेश मोहानी जो हैं आपके हार गए। 344 वोट, 40 वोट के करीब का मार्जिन है। कांग्रेस 15000 वोट ले गई, यानी कांग्रेस ने यहां भी सेंध लगाई आम आदमी पार्टी के खेमे में।
राजेंद्र नगर उमंग बजाज जीत गए, हारे दुर्गेश पाठक। मार्जिन कितना था? 1200 मात्र वोटों का। कांग्रेस ने वोट लिए 4000 से ऊपर। यानी यही हुआ त्रिलोकपुरी में, मार्जिन 392 का था, कांग्रेस ने वोट लिए 6000। तिमारपुर सीट है, इसमें भी कांग्रेस वोट ले गई। आंगलोई में मार्जिन बड़ा है 26,000 के करीब का, लेकिन कांग्रेस 32,000 वोट काट ले गई। तो कुल मिलाकर के ये पिक्चर देखें तो कांग्रेस का एक बड़ा हाथ रहा। तो अब अरविंद केजरीवाल ये बात सोच रहे होंगे कि जब वो जेल से बाहर आए तो उनको लगा था कि उनको थोड़ा सा सिंपैथी फैक्टर चलेगा उनके साथ, और एक कॉन्फिडेंस था उनमें कि वो जीत जाएंगे, और वो जगह नहीं देना चाहते थे कांग्रेस पार्टी को कि वो वापस रिवाइव हो जाए, इसलिए वो गठबंधन के लिए नहीं गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 70 सीटें अकेले लड़ेंगे। अब ये भी देखते हैं कि सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल अब क्या करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी की उड़ान ठप हो जाएगी? आम आदमी पार्टी का सपना कि दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गोवा, गुजरात, यूपी और तमाम राज्यों में पार्टी का विस्तार करेंगे, ये कितनी तेजी से होगा और उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के लिए, और बीजेपी खासकर कह रही है कि केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है, लेकिन पॉलिटिक्स में किसी का ऑबिचुरी नहीं लिखना चाहिए। 1984 में बीजेपी की 2 सीटें आई थी, इंदिरा जी की हत्या हुई थी, एक असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी बढ़िया मेजॉरिटी लेके आए थे। अब केजरीवाल हार भले गए हों, भले ही गवर्नेंस में फेल हुए हों, मगर ही कैन बी कॉल्ड अ चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, जिनका दिल जो है वो ऑपोजिशन लीडर वाला था। दिल में ऑपोजिशन है उनके। और बीजेपी के लिए मैं इसीलिए कहूंगा कि केजरीवाल खतरनाक विपक्ष साबित होंगे। बीजेपी कहते हैं कि नौटंकी बहुत करते हैं केजरीवाल। अब सोचिए कि वही अगर नौटंकी एलिमेंट अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष में किया तो बीजेपी के नेताओं के सामने एक कड़ी चुनौती जरूर होगी। अब केजरीवाल को अपनी पार्टी का जो इंटेलेक्चुअल फ्यूल है ना, वो बढ़ाना होगा। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी पार्टी के जो तमाम पुराने नेता थे, जिनमें से हम आपको आज कुछ और लोगों से बात भी करवाएंगे, जो उनके पुराने साथी थे, वो सब पार्टी छोड़ के चले गए। ये एक कमज़ोरी आई आम आदमी पार्टी में कि उनके पास इंटेलेक्चुअल कोर कम हो गया। दूसरा, आम आदमी पार्टी को अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो वापस हासिल करनी होगी कि वो एक क्रेडिबल फोर्स है, बहाने नहीं बनाते, उनके नेता जेल में नहीं है, करप्शन चार्जेस नहीं है। हाँ, कोविड के समय जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तब आपको याद होगा कि तबलीगी जमात जैसी संस्थाओं पर बीजेपी बहुत हमलावर थी। अरविंद केजरीवाल चुप रहे। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए, शाहीन बाग पर हफ्तों महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल नहीं गए। सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते रहे, हनुमान मंदिर गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भले वो कुछ भी कर लें, मुस्लिम उन्हें ही वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास बीजेपी को हराने की क्षमता नहीं है। एक टेफ्लॉन कोटिंग लगा करके पॉलिटिक्स करते थे, आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक रहे, यानी कोई आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेने से बचते रहे। जरूरत ही नहीं थी उनको, क्योंकि उनका आंदोलन का मूवमेंट, फ्रीबीज और उनकी छवि इतनी, उनको लगता था कि वोट लेके उनको जिताते रहेंगे। ये नहीं चलेगा। ये सिद्ध हो गया कि नहीं चलेना होगा, स्टैंड लेने होंगे। दूसरा, काम ना करने के बहाने नहीं, काम करने के तरीके ढूंढने होंगे। ये एक सबक जो है वो सीखना होगा अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को। उनकी पार्टी से अब मैं पूरे दिन, जब हम इस दौरान रिजल्ट आ रहे थे, तो तमाम चैनल पे, तमाम जगह पे लोगों की राय सुन रहा था, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया, उसको मैं कोट करना चाहूँगा कि उनकी पार्टी से नाराज़ उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जो हैं, उनसे जब एंकर ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल को क्या करना होगा आगे, उनके लिए क्या है, तो उन्होंने बड़े दो टूक शब्दों में कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोंदू बच्चे वाला तरीका छोड़ना होगा। यानी वो जो कंप्लेनिंग हैबिट है, पॉलिटिक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है। जो कहा है वो करना होता है, कम से कम उसके आसपास करना होता है, और अगर कुछ गलती हो तो माननी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।